हेलो एवरीवन। तो मैं हूं उशांग घई, आपका मैथ्स एडुकेटर। तो स्वागत है आपका लर्न एंड फन कॉमर्स पर। तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अपना प्रोबेबिलिटी चैप्टर फिनिश कर लिया था। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वेक्टर्स। ठीक है जी। तो कॉमर्स वाले बच्चों को ये वेक्टर्स चैप्टर ना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। एक्चुअल में जो वेक्टर्स चैप्टर है वो जो साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे होते हैं वो 11th की फिजिक्स में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन कॉमर्स वाले बच्चे इससे वंचित रह जाते हैं। तो अब हम स्टार्टिंग ही क्वेश्चन से ना करके या स्टार्टिंग ही मेजर कॉन्सेप्ट से ना करके कॉमर्स वालों का पूरा ध्यान रखते हुए हम इस वेक्टर चैप्टर को बिल्कुल स्क्रैच से उठाएंगे, बिल्कुल बेस से उठाएंगे। आपके सारे के सारे बेस में अभी 10 से लेकर 15 मिनट के अंदर क्लियर कर दूंगा कि ये वेक्टर भैया होता क्या है, क्या टाइप्स होते हैं, क्या इसके पीछे की स्टोरी है और कैसे कैसे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं। ठीक है जी। तो इस पूरी क्लास के अंदर बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिलेगा। तो लेक्चर को पूरा एंड तक देखना है आप लोगों ने। तो अगर हम बात करें कि वेक्टर्स, देखो वेक्टर्स जो आप यहां देख भी पा रहे हो तो बहुत अजीब अजीब प्रकार के एरोज या रेज नजर आ रही हैं आपको। तो वेक्टर है क्या? देखो साइंस की 8th 9th की जो साइंस थी हम लोगों की, हम लोगों ने एक बात सुनी थी कि जो वेक्टर्स हैं यानी क्वांटिटीज जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो होती है क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, यानी क्वांटिटी मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। और एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर बेस्ड होती है, उसके अंदर कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती। क्लियर है? तो वेक्टर की अगर बात की जाए, अगर आप इस लोगो इस पिक्चर को ही आप देख लो तो एक रे इस डायरेक्शन में जा रही है फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड। इसकी बात कर लो, देखो ये जा रही है फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स और ये जा रही है फ्रॉम दिस टू दिस और ये जा रही है फ्रॉम दिस टू दिस, ये जा रही है फ्रॉम दिस टू दिस। समझ रहे हो? और ये वाला एरो तो देख लो, ये जा रहा है फ्रॉम दिस टू दिस। तो कहीं ना कहीं ये वेक्टर को पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, जिसके अंदर डिस्टेंस तो होगा ही होगा। यानी अगर हम बात करें कि दिस इज 5 किलोमीटर्स, दिस इज 5 किलोमीटर्स, देखो ना, मतलब चैप्टर की पहली स्लाइड के अंदर ज्ञान है, पहली स्लाइड के अंदर ज्ञान है। तो 5 किलोमीटर फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ठीक है जी, आओ ना देखते हैं, हम तो इसी में ही दीवाने हो गए। आगे देखते हैं। क्वेश्चंस को करने से पहले बहुत सारा बेसिक ज्ञान फटाफट ले लेते हैं। डेफिनेशन, अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी। वेक्टर जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखो बहुत सारा ज्ञान है, यहां से शुरू करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से एक रे बना दी। देखो बचपन में इसको हम रे कहते थे, लेकिन रे को आप कभी मेजर नहीं कर सकते थे। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक क्वांटिटी या एक शख्स यहां से यहां तक चला। ठीक है जी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी चला। ठीक है जी, मान लेते हैं ये 5 मीटर्स चला। ओके, कितना आया? 5 मीटर, 5 मीटर। तो इसको बोलेंगे हम, इसको बोले, देखो अगर ए बी का डिस्टेंस बोलोगे, सिर्फ डिस्टेंस बोलोगे तो वो 5 मीटर है, 5 मीटर है। लेकिन जो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो वेक्टर्स होते हैं वो डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेंगे। जो डायरेक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कहां से कहां तक। ठीक है ना, कहां से कहां तक, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो ए पॉइंट है इसको हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं।
और जो बी है वो होता है हमारा फाइनल पॉइंट। ये होता है बेटा हमारा फाइनल पॉइंट। एक होता है हमारा इनिशियल पॉइंट और एक होता है हमारा फाइनल पॉइंट, और इस ए बी वेक्टर को हम कहेंगे ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज 5 मीटर्स। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया दूरी। वो तो हमें पता है कि अगर मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर 10 किलोमीटर तक जाता हूं तो वो तो हमारा हो गया डिस्टेंस यानी मैग्नीट्यूड। लेकिन फ्रॉम ए टू बी जाएंगे तो क्या आएगा बेटा डिस्टेंस 5 मीटर, लेकिन उस क्वांटिटी को बोला जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहां सिर्फ 5 मीटर की बात नहीं हो रही, यहां पर यह भी बताया जा रहा है फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है, समझ में आई बात? चलो अगर हम बात करें कि यही पॉइंट फ्रॉम बी टू ए आ गया, फ्रॉम बी टू ए आ गया, देखो डिस्टेंस तो अब भी क्या रहेगा हमारा 5 मीटर रहेगा। अगर सेम क्वांटिटी है तो डिस्टेंस कितना रहेगा 5 मीटर, लेकिन अब यहां पर ये बन जाएगा हमारा इनिशियल पॉइंट एंड दिस बिकम्स आवर फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर अब जो वेक्टर बना वो बना बी वेक्टर, बी ए वेक्टर, एंड बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पर भी कितना होगा 5 मीटर। क्लियर है, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया होगा? तो ये क्या है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है विच हैज अ मैग्नीट्यूड, यानी एक क्वांटिटी तो होगी, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उसमें एक डायरेक्शन जरूर होगी। ठीक है जी। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आती है उसके अंदर हमसे जो 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये पूछे गए वेदर दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर और स्केलर। तो जिस क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, जैसे ये आ गया। ठीक है जी, अभी मैंने आपको बताया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पी टू क्यू, तो इन क्वांटिटीज को आप वेक्टर क्वांटिटी कहोगे। और जहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की गई है, जैसे केजी, जैसे ग्राम्स, जैसे मेरी हाइट अगर बोलोगे, मेरी हाइट बोलोगे तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है ना, मेरी जो हाइट है वो एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर आएगी। अगर आप वर्क डन की बात करोगे या फोर्स की बात करोगे तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, क्योंकि जो फोर्स है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाई जाएगी। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, मुझे इसको हिलाना है, मुझे इसको फोर्स देनी है, तो या तो मैं इसको फोर्स यहां से दे पाऊंगा या यहां से दे पाऊंगा या यहां से दे पाऊंगा, ऐसे दे पाऊंगा, ऐसे दे पाऊंगा। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप फोर्स देते हो, तो इसलिए ऐसी क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है जी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी ओरल एक्सरसाइज है, आप खुद निपटा सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट भी खैर नहीं है, लेकिन अगर इनिशियल स्टेज से आप गुजर रहे हो, पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो करने में कोई हर्ज नहीं है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस करती है और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। ओके, बात समझ में आई? चलें आगे। तो ये है डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें ए होता है हमारा इनिशियल पॉइंट और बी होता है हमारा फाइनल पॉइंट, और ऐसे वेक्टर्स हम कैसे लिखते हैं, ए बी वेक्टर्स, ए बी वेक्टर। आओ, अच्छा जी, अब देखो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आएंगे, छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने वाले, तो एक एक करके बड़ा ढंग से देखना है। पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या है, देखो ये आपका है स्कूल, ध्यान से समझने वाली बात है, दिस इज योर स्कूल। ठीक है, अब हम जिस स्कूल के अंदर पढ़ने जाते हैं वहां पर सारे के सारे बच्चे एक घर से तो नहीं आते। ठीक है जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो राम नाम का बच्चा है वो यहां से यहां तक आता होगा, जो श्याम नाम का बच्चा है वो यहां से यहां पर आता होगा, जो रेखा नाम की बच्ची है, रेखा, हाँ, वो यहां से यहां आती होगी। ठीक है जी, समझ रहे हो, दिस इज द गेट ऑफ द स्कूल, लेट्स से। ठीक है जी। उसके बाद जो x होगा वो भी यहां से आएगा, y होगा वो भी यहां से आएगा, z होगा वो भी यहां से आएगा। तो अब आप ये कह सकते हो कि दिस इज द एक रेफरेंस पॉइंट कह सकते हो कि भैया ये सारे के सारे बच्चे सुबह 8 बजे इसी जगह पर मिलते हैं। ठीक है जी।
तो दिस पॉइंट द स्कूल इज नोन एज रेफरेंस पॉइंट, ठीक है जी। द स्कूल इज ऑल्सो नोन एज रेफरेंस पॉइंट। या 4-5 दोस्त हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है, उन्होंने चैट कर रहे हैं, चल यार अड्डे पे मिलते हैं। तो अगर ये उनका अड्डा है, वो चाय का अड्डा जहाँ पर वो बैठ के बात करते हैं, या वो एक कैफेटेरिया, या वो कैफे, या वो एक पार्क का बेंच हो सकता है जहाँ पर वो डेली मिलकर गपशप लगाते हैं, ठीक है जी। तो वो अड्डा हो गया और सारे के सारे दोस्त अपने अपने घरों से उस रेफरेंस पॉइंट पर मिलते हैं। होता है ना, चल भाई वहीं मिलते हैं जहाँ रोज मिलते थे। तो रेफरेंस पॉइंट हो गया, ट्यूशन सेंटर हो सकते हैं, ठीक है जी, रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब इस रेफरेंस पॉइंट को अगर मैं वेक्टर के अंदर ओरिजिन मान लूं, क्या मान लूं, मान लो ये एक हमारे यहां पर अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है तो रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन लिया जाता है, और उसके बाद जो भी पॉइंट होगा, लेट से ये ए पॉइंट है, लेट से ये बी पॉइंट है, लेट से ये सी पॉइंट है, ठीक है जी। तो ए बी सी 3 जो वेक्टर्स हैं, ये जो वेक्टर होगा यानी ओ ए वेक्टर, क्या हो गया, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर आर नोन एज पोजीशन वेक्टर्स। इनको हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर्स, जिनका इनिशियल पॉइंट हमेशा क्या होगा, ओरिजिन होगा। यानी अगर हमें कोऑर्डिनेट के वेक्टर की बात करेंगे तो उसको हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, और इसको जनरली हम छोटे अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और ये हो गया हमारा सी वेक्टर। समझ में आई बात। तो पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर हो गया जिसका इनिशियल पॉइंट, जिसको आप रेफरल पॉइंट भी कह सकते हो, वो हमेशा क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा। तो यानी ओ सी वेक्टर, ओ मतलब इनिशियल इज ओरिजिन एंड फाइनल इज दैट पॉइंट जहां जिसका आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है जी। अगर आपको ए का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो वो हो गया ओ ए वेक्टर, जिसको आप स्मॉल ए वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओ बी वेक्टर जिसको आप बी वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओ सी वेक्टर जिसको आप सी वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा ये चीज और बढ़िया से समझ में आती रहेगी। स्टार्टिंग थोड़ी सी कॉमर्स वालों के लिए हर्डलेस हो सकती है, थोड़े हर्डल्स आएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन समझ लो, ये समझ लो, आगे की लाइफ अच्छी कर देंगे आपकी। कहानी क्या है, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन के साथ डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन की बात करेगी। और एक पॉइंट मैंने बताया कि पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट क्या मानोगे, ओरिजिन, और वो कहीं पर भी जाकर रुक सकता है, उसको बोलोगे फाइनल पॉइंट। तो ये स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट जनरली किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन एंगल्स की। देखो ये सारी चीजें हैं, अभी जाके हम इसको समेट देंगे, एक चीज पढ़ाएंगे आपको जहां पे सारी चीजें लगने वाली है। तो डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डायरेक्शन एंगल्स क्या है। देखो डेफिनेशन लिखी है, एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर, एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस इज कॉल्ड डायरेक्शन एंगल, ठीक है जी। अब देखो ये 3D के ऊपर बात करेंगे, अगर हम सिर्फ 2D भी बात कर सकते हैं, 3D भी बात कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये चैप्टर जो है वो 3D बेस्ड है, ठीक है ना। अब मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। अब यहाँ समझना थोड़ा सा देख लेना क्या समझाऊंगा आप इसको। मान लो कि ये तो ओरिजिन हो गया ना हमारा, मान लो ये एक वेक्टर आ गया हमारा ओपी वेक्टर, ठीक है जी। ये हवा में एक वेक्टर आ गया ओपी वेक्टर। आप जिस रूम में बैठे हुए हो उसका कॉर्नर देख लो, कॉर्नर से निकलने वाला जहां पर एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा और एक जेड एक्सिस होगा, उससे कॉर्नर से निकलने वाली एक रे को आप अपना ओपी वेक्टर एज्यूम कर लो। अब ये जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा उसको आप बोलोगे अल्फा, क्या बोलोगे, अल्फा। डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल होता है, सबसे पहले आ गया अल्फा, जो कि बनता है विद एक्स एक्सिस, जो कि बनता है विद एक्स एक्सिस। एक हो गया हमारा ये एंगल जो बनाएगा वाई एक्सिस के साथ, वो हो गया हमारा
बीटा, तो बीटा हो गया विद वाई एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस के साथ बनेगा, और एक एंगल हो गया विद द जेड एक्सिस, जिसको आप बोलते हो गामा। बिल्कुल सही बात, गामा आ गया विद जेड एक्सिस। बहुत ही बढ़िया। तो एक आ गया हमारा अल्फा, एक आ गया हमारा बीटा, और एक आ गया हमारा गामा। ठीक है जी, अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शनल एंगल्स, एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर है, कुछ मुश्किल नहीं है, एंगल ही तो बना रहा है। फिर आता है डायरेक्शन कोसाइन। अब कोसाइन मतलब कॉस वैल्यू, कोसाइन वैल्यू सॉरी, कोसाइन का मतलब होता है कॉस वैल्यू ऑफ डायरेक्शन एंगल। जो अभी अभी डायरेक्शन एंगल आपने अल्फा बीटा निकाले हैं, जो भी एंगल बनाएगा अगर उसकी कॉस की वैल्यू निकालने, यानी अगर मान लो अल्फा है 30 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री, अगर बीटा है 60 डिग्री तो मान लो कॉस 60 डिग्री, और गामा है 45 डिग्री तो कॉस 45 डिग्री, आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस, आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइन। यानी कोसाइन वैल्यूज ऑफ द डायरेक्शन एंगल, कोसाइन वैल्यूज ऑफ डायरेक्शनल एंगल्स आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ठीक है जी, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अभी हम आपको इसको फाइंड करना भी सिखाएंगे। क्लियर है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ध्यान से देखेंगे। अब इसको हम एक चीज और कहते हैं, ध्यान देखो, जो एल होता है, मतलब कॉस अल्फा को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस बीटा को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन को देते हैं हम कॉस गामा। ठीक है जी। एंड एक बड़ी इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख रहा हूं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा क्या होता है 1। अब बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि सर इसको डिराइव करके बताओ। बेटा डेरिवेशन भी हो जाएगी, समय होता तो डेरिवेशन भी करके बताते, इसका प्रूफ भी दे देंगे आपको, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में दे देंगे। अगर हम हर एक चीज की डेरिवेशन में जाएंगे तो बेटा दिस इज नॉट द राइट टाइम। ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज वी हैव ओनली 1 मंथ टू कंप्लीट द फुल सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स विच इज अ बिग टास्क। ठीक है जी, इंटीग्रेशन भी है उसमें। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि अभी फिलहाल हम अपने एग्जाम पे फोकस रखेंगे, वैसे इनकी सबकी डेरिवेशन एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल सही बात। तो इसका प्रूफ दे देंगे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 क्यों होता है, इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, एल होता है हमारा कॉस अल्फा, एम होता है कॉस बीटा, एन होता है हमारा कॉस गामा। तो डायरेक्शन एंगल भी समझ में आ गए और डायरेक्शन कोसाइन भी समझ में आ गया। डायरेक्शन एंगल क्या होते हैं? एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, और उन्हीं एंगल की अगर कॉस वैल्यू निकाल ली जाए, कोसाइन वैल्यू निकाल ली जाए, यानी उनको नाम दे दिया एल, एम और एन, तो उसको बोलोगे आप डायरेक्शन कोसाइन। कोसाइन यानी कॉस की वैल्यू। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है, इन चीजों को याद रखते चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पर। टाइप्स ऑफ वेक्टर कि वेक्टर के कितने प्रकार होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उनके अंदर खासियत होती है। जैसे पहला आता है हमारा नल वेक्टर। अब समझ गए होगे, नल वेक्टर भी कह सकते हो और इसको तो हम जीरो वेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं है, जिसका कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा। या आप ये कह सकते हो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट जो होगा वो बराबर होगा हमारे फाइनल पॉइंट के। यानी आप ये भी कह सकते हो ए वेक्टर, बी वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स को बोला जाता है नल वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, जो हिला ही नहीं। ठीक है जी, जो हिला ही नहीं, जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर है?
इतना याद हो जाएगा, सिंपल सा है। यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब तो आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? यूनिट का मतलब होता है 1। ठीक है जी, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इज 1 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड होगा 1 यूनिट। ठीक है जी, ऐसे वेक्टर को कहते हो आप यूनिट वेक्टर, और ऐसे वेक्टर को आप दूर से देखकर पहचान सकते हो। इनकी पहचान क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। इनकी पहचान होती है, लेट्स से ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट है। देन ए बी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी कैप। वेक्टर नहीं लगाते, वेक्टर का साइन पता है ना, वेक्टर का साइन अभी मैंने आपको बताया, ये रहा वेक्टर का साइन। तो वेक्टर का साइन डालते, इनको टोपी पहना देते हैं। ठीक है जी, इनको हम टोपी पहना देते हैं, यानी जिसके ऊपर आपको टोपी दिख गई, कैप दिख गई, वो कौन सा वेक्टर है, हमारा यूनिट वेक्टर। ये पहचान याद रख लो। ठीक है जी, अगर आपको लिखना पड़ेगा तो टोपी पहना देना क्वेश्चन में, अगर टोपी पहनी हुई है तो समझ जाना कि वो कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। क्लियर है? ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, और लेट्स से वी कैन से ए वेक्टर। ठीक है जी, ए कैप। तो जिसके ऊपर भी कैप होगी, यानी यूनिट वेक्टर की पहचान है कैप, जिसके ऊपर भी कैप होगी वो कौन सा वेक्टर होगा, हमारा यूनिट वेक्टर। फिर आता है को इनिशियल वेक्टर, नाम से ही पता चल रहा है को इनिशियल वेक्टर। अब को इनिशियल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर, दो या दो से ज्यादा ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। ठीक है जी, 2 और more vectors having same initial point। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। लेट से ए बी वेक्टर हो गया, ए सी वेक्टर हो गया और ए डी वेक्टर हो गया। ये तीनों वेक्टर कौन से हो गए, को इनिशियल वेक्टर। समझ रहे हो ना तुम? फिर आता है को लीनियर या पैरेलल। देखो 3D जो स्पेस होती है हमारी, उसके अंदर या तो आप कोलिनियर कह लो या पैरेलल कह लो। देखो कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर, आगे जाके इनको प्रूफ भी बताएंगे कि कैसे कोलिनियर प्रूफ किया जाता है, या कैसे देखा जाएगा कि दो वेक्टर कोलिनियर है या नहीं है। तो देखो कोलिनियर या पैरेलल ऐसे बना सकते हो कि एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे। ये भी क्या माना जाता है, देखो डायरेक्शन अलग होगी, अगर दोनों की डायरेक्शन अलग होगी लेकिन दोनों पैरेलल हैं तो भी पैरेलल वेक्टर बोला जा सकता है। या ऐसे भी हो सकता है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और दूसरा वेक्टर इसी के ऊपर ऐसे आ रहा है, या सेम डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो इसको बोला जाता है कोलिनियर या पैरेलल। ऑब्वियस ही बात है, दिस इज पैरेलल, लेकिन इनके जो यूसेज है या इसको जो फॉर्मूलाज है या जो इसका कंक्लूडेड प्रूफ जो है वो दोनों का सेम माना जाता है। तो जो पैरेलल वेक्टर ऐसे कह लो, दिस इज पैरेलल और दिस इज आल्सो पैरेलल। ठीक है जी, पैरेलल, और इसको बोल सकते हो आप कोलिनियर। ठीक है जी, बात समझ में आई? पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर आप समझ सकते हो। फिर आता है इक्वल वेक्टर। अब देखो इक्वल वेक्टर क्या होगा, इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होता है जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा और इक्वल डायरेक्शन का होगा। ठीक है जी, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एज वेल एज इक्वल डायरेक्शन, यानी सेम डायरेक्शन, यानी उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। वो पैरेलल भी हो सकते हैं, वो कोलिनियर भी हो सकते हैं, वो जैसे मर्जी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ए बी वेक्टर ले लिया, ठीक है जी, डायरेक्शन ये रही, यूनिट आ गया 5 यूनिट का, और एक आपने ले लिया पी क्यू वेक्टर, ये आ गया हमारा 5 यूनिट का, और डायरेक्शन भी देख लो सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अभी क्वेश्चन करेंगे ना, समझ में आ जाएगा। तो इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होती है।
तो मोटा मोटा जो चीज आपको याद, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आपको जो देखनी है वो है यूनिट वेक्टर। जो सबसे इंपॉर्टेंट गेम है इस पूरे चैप्टर की वो यूनिट वेक्टर बेस्ड है। बाकी सब तो आनी जानी चीजें हैं, मोह माया है, ये भी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सब सुपर इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट वेक्टर। क्लियर है? ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आता होगा। ओके, चलें आगे। चलो, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अभी मैंने आपको बताया था पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का हमेशा इनिशियल पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन। क्या हमेशा हर एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होगा? ध्यान समझेंगे बड़े ध्यान से। तो यहां पर आ गया कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ढंग से देखना। कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यहां पढ़ेंगे हम कंपोनेंट और यहां पढ़ लेंगे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कैसे किया जाता है। तो देख लो कि अगर मान लो ये एक ओरिजिन है, ये क्या है? एक ओरिजिन है, यानी एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, और ये आ गया हमारा एक ए वेक्टर, ठीक है जी, और एक ये आ गया हमारा लेट्स से बी, ठीक है। अब ए के कुछ कोऑर्डिनेट तो होंगे भाई, ए के कुछ कोऑर्डिनेट तो होंगे। अगर ओरिजिन हमारा है 0 0 0, तो ए हमारा क्या हो गया? लेट्स से x1 y1 z1 कि नहीं, और ये हो गया हमारा x2 y2 और z2, ठीक है जी, x2 और z2। तो इस वेक्टर को आप कहोगे बी वेक्टर और इस वेक्टर को कहोगे आप ए वेक्टर। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? ये बात हमने आपको पहले बता दी थी। लेकिन अब मुझे ना ए वेक्टर नहीं चाहिए, मुझे देखो रिक्वायरमेंट किसकी है? मुझे रिक्वायरमेंट है ए बी वेक्टर की या बी ए वेक्टर की। वो क्वेश्चन आपको बता देगा, ठीक है जी। ये तो हो गया रेफरेंस पॉइंट। मतलब अभी जैसे हम बात कर रहे थे, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। सबको स्कूल मिलना है, सबको उस अड्डे पे मिलना है, लेकिन क्या पता राम को शाम के घर जाना हो या रेखा को शाम के घर जाना हो, हमें क्या पता, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन कहता है कि रेखा को शाम के घर जाना है, बताओ मैग्नीट्यूड कितना है या वेक्टर कितना, क्या बना। तो अगर हम बी ए की बात करें या ए बी की बात करें, तो एक चीज चुन लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर बात करता हूं किसकी बेटा? ए बी वेक्टर की। किसकी बात करता हूं? ए बी। तो आप कह सकते हो दिस इज माई इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज माई फाइनल पॉइंट। ओके ना? ओके, दिस इज माई इनिशियल एंड दिस इज माई फाइनल पॉइंट, ठीक है जी। तो अब क्या होता है? अब आप ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे? तो जो हमारा ए बी वेक्टर होगा वो एक्चुअल में क्या होता है? वो होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल वेक्टर, फाइनल पॉइंट, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। ये फॉर्मूला हमारी किताब में गिवन है, ठीक है जी। लिख लिया, देख लिया, लेकिन करने का ढंग कुछ अलग है। मैं आपको बताता हूं ए बी वेक्टर आप कैसे निकालोगे। बड़े ध्यान से देखना, आपको ए बी वेक्टर निकालना है तो आप ये कर सकते हो x2 माइनस x1 आई कैप। अब ये आई कैप क्या? देखो टोपी पहनी हुई है तो ये यूनिट वेक्टर होगा। 2 मिनट में बता रहा हूं कि आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होता है। पूरे के पूरे वेक्टर 3D के अंदर आई कैप, जे कैप, के कैप लगेगा। आज समझ लेना, उसके बाद समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप एंड z2 माइनस z1 के कैप, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला है हमारा ए बी वेक्टर निकालने का। ध्यान समझेंगे। x2 देखो हुआ वही है बेटा, हुआ वही है। फाइनल में से हम क्या माइनस कर रहे हैं? इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल ही माइनस कर रहे हैं, लेकिन उसको लिखने का ढंग, जो ये वाला लिखने का ढंग है, ये बुकिश लैंग्वेज है। इससे क्वेश्चन सॉल्व हो तो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा समझने में कि क्या, कैसे, कब, क्यों लिखना है। यहां पर देखोगे तो बहुत जल्दी से आपको रैपिडली समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं जी ए बी वेक्टर जो है वो कैसे आएगा? x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप एंड z2 माइनस z1 के कैप। वेयर आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर along x y z axis। यूनिट वेक्टर अलोंग
एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस अभी बनाया था, देखो ये बनाया था। अगर यहीं पर ही मैं आपको समझा दूं 2 सेकंड लगाकर कि अगर हम, चलो ये इसको ना, आपकी स्लाइड खराब हो जाएगी, 2 मिनट यहां लगा के फिर रब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे अगर हम आपको बनाया, समझने वाली बात है, देखना, अगर ये आ गया हमारा x, ये आ गया हमारा y और ये आ गया हमारा z। अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, सिर्फ कितना आगे जाना है आपको, 1 यूनिट आगे जाना है अलोंग x एक्सिस, तो इसको बोलोगे आप आई कैप। 1 यूनिट क्यों गए? 1 यूनिट हम इसलिए गए, बताओ जल्दी, 1 यूनिट क्यों गए? क्योंकि इसने टोपी पहनी हुई है, क्योंकि ये कैप है। अगर हम इतना सा ही 1 यूनिट आगे जाते हैं तो ये क्या हो गया हमारा जे कैप, और इतना ही 1 यूनिट हम आगे आते तो ये हो गया हमारा के कैप। क्योंकि हमारी यूनिट वेक्टर की ही परिभाषा क्या थी? यूनिट वेक्टर की ही तो परिभाषा ये थी कि एक ऐसा वेक्टर जो कि है तो बहुत बड़ा, लेकिन हमने उसका सिर्फ और सिर्फ कितना पार्ट देखना है, हमने उसका सिर्फ उतना पार्ट देखना है। देखो डायरेक्शन वही रहेगी, हमें उसका सिर्फ 1 यूनिट वाला पार्ट देखना है। यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर भी बोलते हैं एक वेक्टर का सिर्फ यूनिट पार्ट। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे, ये दिस इज पूरा वेक्टर, इसका सिर्फ अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे, इसको बोलोगे आई कैप, सिर्फ ये वाला पार्ट देखोगे जे कैप, और सिर्फ 1 यूनिट जेड एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप 1 यूनिट चलते हो तो वो आ जाएगा हमारा आई कैप। ऐसे ही वाई एक्सिस पर अगर आप 1 यूनिट चलोगे तो वो आ जाएगा जे कैप, और ऐसे ही जेड एक्सिस पर अगर आप 1 यूनिट चलोगे तो आ जाएगा आपका के कैप। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। तो आई जे के हैं क्या? आई जे के हैं क्या? आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? चलो अब हम बात कर रहे थे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर की। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, पहले आपको ए बी वेक्टर आपने निकाल लिया। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है जी। एक होता है हमारा वेक्टर कंपोनेंट, एक होता है हमारा वेक्टर कंपोनेंट, और एक होता है हमारा स्केलर कंपोनेंट। एक होता है हमारा वेक्टर कंपोनेंट, एक होता है हमारा स्केलर कंपोनेंट। अगर हम यहां पर वेक्टर कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा आ गया, यानी x2 माइनस x1 आई कैप पूरा का पूरा, y2 माइनस y1 जे कैप आ गया, और z2 माइनस z1 के कैप आ गया। तो दिस इज आर वेक्टर कंपोनेंट, मतलब जो आई कैप जे कैप के कैप के साथ लगेगा। एक होता है बेटा हमारा स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ ये आएंगे, जिसको बोलते हो आप x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अभी हमें क्वेश्चन भी करेंगे तो वहाँ देख लेंगे, या इधर ही देख लो क्वेश्चन कैसे करना है। मान लो कि हमारे पास एक ए पॉइंट गिवन है 1 2 3, ठीक है जी, और बी पॉइंट हमारे पास गिवन है 5 7 8। एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट ले लिए। अब अगर आपको ए बी वेक्टर निकालना है तो कैसे निकलेगा? बताया था अभी, 5 माइनस 1 आई कैप, 7 माइनस 2 जे कैप, और 8 माइनस 3 के कैप, ये निकलेगा बेटा। ठीक है, तो कितना आ गया? 4 आई कैप, 5 जे कैप और 5 के कैप। ठीक है जी, 4 आई कैप, 5 जे कैप एंड 5 के कैप। तो ये आ गया हमारा ए बी वेक्टर। अगर मैं इसके वेक्टर कंपोनेंट की बात करूं, वेक्टर कंपोनेंट की बात करूं तो वो आएगा 4i, 5j, 5k। और अगर मैं आपको स्केलर कंपोनेंट की बात करूं तो वो क्या आ जाएगा? जल्दी जल्दी बता दो। 4 5 और 5। इनको हम डायरेक्शन रेशियोज भी कहते हैं, समझ लेना, अब इसको याद कर लेना। इसको आप डायरेक्शन रेशियोज भी कहते हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। आगे आने वाली क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्शन रेशियोज कुछ नहीं होती, जस्ट आर द स्केलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है जी। और डायरेक्शन एंगल अभी आपको बताया था, द कोसाइन वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल एंगल। ठीक है जी, चलें आगे। चलो अब बात करते हैं इनके मैग्नीट्यूड की। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? तो अगर मुझे इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कुछ भी नहीं करना,
मुझे इसके स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर का सम करके रूट मार देना है। यानी फॉर्मूला अगर मैं इसका देखूं, यहां से इसका फॉर्मूला देखूं तो ये आता है x2 माइनस x1 जो भी आएगा उसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 जो भी आएगा उसका स्क्वायर, और z2 माइनस z1 जो भी आएगा उसका स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो मेरा x2 माइनस x1 ये मेरा क्या है, वेक्टर है ना, तो ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ये आ गया मेरा 4 का स्क्वायर होता है 16, ये आ गया 25, ये आ गया 25, तो ये आ गया कहीं ना कहीं 66 अंडर रूट यूनिट्स। ठीक है जी, ये आ गया 66 यूनिट्स का रूट। मतलब कहानी क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है या आप निकाल लो, वेक्टर है या निकाल लो, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, जो भी उसके स्केलर कंपोनेंट है उसके स्क्वायर का सम करके रूट कर देना, तो वो क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड। क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। देखा जाए तो मैग्नीट्यूड वही तो बेटा, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो बचपन से पढ़ रखा है। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का रूट, वही तो है और कुछ नहीं है। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आपको वेक्टर निकाल के दिया हो तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम करके रूट लगा देना, आंसर आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड। क्लियर है? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि 2 पॉइंट से वेक्टर निकालना कैसे है, स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं, एंड उस क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड फाइंड किया कैसे जाता है। चलें आगे, बहुत ही बढ़िया। चलो फिर बात करते हैं एडिशन ऑफ अ वेक्टर। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी बना सकते हो आप इसको, और 2 मिनट में ख़त्म भी कर सकते हो। तो समय का अभाव देखते हुए कि भाई 1 महीने पेपर आ रहे हैं हमारे, तो समय का अभाव देखते हुए थोड़ा सा फटाफट बताएंगे, लेकिन इतना फटाफट भी नहीं बताएंगे कि कुछ भी ना आए। तो देखो, ये आ गया जी हमारा ए बी वैक्टर, लेट से, ठीक है जी। एक बंदा ए से बी तक चला, फिर ये चला बी से सी तक, कोई दिक्कत? ए से बी एक ही बंदा है, मैं हूं, मैं यहां से ए से बी, मतलब मैं अपने घर से निकला और मैं फॉर एग्जांपल राशन की दुकान पर गया, ठीक है जी, या अपने बच्चे के स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद मैं राशन की दुकान पे जाता हूं, ठीक है जी। अब मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक की एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ठीक है जी। देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब सबको पता है, एक वर्ड होता है डिस्टेंस, एक वर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फाइनल पॉइंट टू द इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना। तो यानी अगर मैं सीधा वहां जाता तो डिस्टेंस क्या था, लेट्स से कि अगर ये 5 किलोमीटर है और ये लेट्स से 9 किलोमीटर है, तो ये मेरे हिसाब से 14 से तो कम होने वाला है, ठीक है जी। 14 से कम इसलिए होगा क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ लग जाएगा। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि जो 2 साइड का सम होता है वो हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। ये बताया था ना कि ये तो बचपन में पढ़ा था, ट्रायंगल बनेगा ही तब जब इन दोनों का जो सम है वो इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो यानी जो AC होगी वो कहीं ना कहीं छोटी होगी, और छोटी होगी तो इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, कि घूम के ना जाके अगर सीधा जाता तो क्या होता। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर का। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा मैं बात मैग्नीट्यूड की नहीं कर रहा हूं अभी भी। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर निकलेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल्ड कर दें, तो अगर हम यहां पर मैग्नीट्यूड की बात ही ना करें, हम बात करते हैं लेट से को इनिशियल वेक्टर, हम बात कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर की। तो ये एक वेक्टर, ये एक जो वेक्टर है, लेट से दिस इज ए वेक्टर, ठीक है जी। वैसे तो कोई इनिशियल कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर हमारा बी पॉइंट है, ओरिजिन नहीं है, तो कोई इनिशियल मत बोलो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये आ गया ए बी वेक्टर और ये आ गया हमारा बी सी वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर होगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ये आ जाएगा हमारा ए सी वेक्टर। क्या आ जाएगा, ए सी वेक्टर। तो दिस इज द ट्रायंगल लॉ, एंड यहाँ से एडिशन का ओरिजिनेशन होता है। बातें बहुत सारी होती हैं करने के लिए, लेकिन उन सारी बातों का क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा वजूद होता नहीं है। टाइम का अभाव देखते हुए थोड़ा सा फटाफट करना पड़ेगा।
तो आपके लिए अगर मैं आपको बताऊं, वैसे देखो है तो यही काम, लेकिन आपके लिए बताऊं कि लेट से आपके पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। अब वो पोजीशन वेक्टर भी हो सकते हैं और वो एक नॉर्मल वेक्टर भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि ए वेक्टर आपको दिया हुआ है ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप, और एक बी वेक्टर दिया हुआ है पी आई कैप, क्यू जे कैप एंड आर के कैप। तो अगर आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है तो वो आ जाएगा ए प्लस पी आई कैप, ए प्लस पी आई कैप, एक आ जाएगा बी प्लस क्यू जे कैप और सी प्लस आर के कैप। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये आ गया हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है जी, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब एक एग्जांपल ले लो फटाफट से कि एक ए वेक्टर ले लेते हैं हम 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। एक बी वेक्टर ले लो 7i कैप प्लस 14j कैप माइनस 10k कैप, कुछ भी ले लो। तो ये आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये क्या आएगा बेटा? 10i कैप हो गया, ये आ गया 10j कैप हो गया और ये माइनस 4k कैप हो गया। क्लियर है? एडिशन नॉर्मल है, प्लस ही करना है, कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, यानी हम दो वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन नहीं सीख रहे हैं अभी, हम सीख रहे हैं एक वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन विद अ स्केलर क्वांटिटी, जो कि बहुत ही आसान है, 2 सेकंड का टॉपिक है। लेट से मैं एक ए वेक्टर ले लेता हूं 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। अगर तो देन 5a वेक्टर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हर एक नंबर को, हर एक वैल्यू को आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, नॉर्मल काम है। तो 5i कैप माइनस 4j कैप 6k कैप। इसका मतलब ये होगा अब इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 5 गुना हो जाएगा। अगर हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो k से मल्टीप्लाई किया, तो उसका मैग्नीट्यूड भी k गुना ही हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। तो अब इसका मैग्नीट्यूड k गुना, मतलब आप कह सकते हो कि जो k ए वेक्टर है तो वो k टाइम्स ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये इतना ट्रांसफॉर्म कर देगा। बात समझ में आ गई? अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले, मान लो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले आता था 10, अब आएगा 50, क्योंकि ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया है। तो ये बड़े काम की चीज़ है, आगे जाके क्वेश्चनों में बड़ी काम आने वाली है। 20j कैप और 30k कैप। देखो निकालना तो आसान है, बहुत आसान है, लेकिन इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है कि इससे होगा क्या। अगर हम एक वेक्टर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही गुना हो जाएगा। क्लियर है? डन है? दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, जो भी अभी तक सीख लिया फटाफट अप्लाई कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, पूरे चैप्टर में ना, पूरे चैप्टर के अंदर आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है पूरे चैप्टर के, इतने आसान आपको मजा आ जाएगा, देखना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो लेकर आए हम आज आपके लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर आर इक्वल। तो इक्वल वेक्टर जल्दी से रिवाइज कर लो। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होता था जिसका डायरेक्शन और डिस्टेंस सेम होता था। तो यानी अगर एक ए वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i कैप और 3j कैप, और एक बी वेक्टर आपको दिया हुआ है xi कैप और yj कैप, और ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, ये बात आपको गिवन है तो इसके डायरेक्शन सेम होंगे। अब डायरेक्शन से मेरा मतलब हमेशा से क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो, यानी उसके स्केलर कंपोनेंट भी क्या होंगे? सेम होंगे। बहुत ही बढ़िया। तो ये आ गया 2i कैप 3j कैप। सारी चीजें समेट लो, अब सारी की सारी चीजें समेट लो, चाहे 2 मिनट वीडियो को पॉज कर लो और फिर आप पीछे जाकर एक बारी रिवाइज करके फिर आ जाओ, क्योंकि अब मजा आने वाला है। तो देयरफॉर अब ये क्या बोला? दोनों वेक्टर अगर सेम है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3 आ गया। गॉट इट? क्लियर है? बहुत ही सिंपल। आगे बढ़े।
फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, मतलब मान लेते हैं कि ये एक वेक्टर है, मानने में तो कुछ भी नहीं जा रहा ना, समझ लो ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ये तो पूरा वेक्टर है। हमें सिर्फ और सिर्फ इसका क्या बताना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका बताना है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। हमें ये ए वेक्टर है, हमें इसकी सिर्फ एक कैप निकालनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी क्या निकालनी है, कैप। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, कैसे निकलता है आओ दिखाते हैं। ठीक है जी, कैप कैसे निकलेगी ध्यान से देखना। ठीक है जी, तो अगर मुझे किसी भी वेक्टर को टोपी पहनानी है, किसी भी वेक्टर को टोपी पहनानी है, तो आप उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इस फॉर्मूले को सच्चे दिल से आपने याद कर लेना है, क्योंकि आना ही आना है। मैं कहता हूं यूनिट वेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वेक्टर्स एज वेल एज 3D ऑल्सो। तो ए कैप कैसे निकलेगी, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें उसका उसी डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 1 यूनिट। तो यहां पर आपको ए वेक्टर गिवन है, आई कैप, जे कैप और 2k कैप। ठीक है ना। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अभी फॉर्मूला बताया था मैग्नीट्यूड का, देखो हर चीज लगने लग गई, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। कितना आया, 1 + 1 + 4, आंसर इज √6 यूनिट्स। तो देयरफॉर जो ए कैप हमारे पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, आई कैप अपॉन में √6, जे कैप अपॉन में √6 एंड 2k कैप अपॉन में √6। तो ये आ गया हमारा एक ऐसा वेक्टर जो कि यूनिट वेक्टर है, लेकिन इसी वेक्टर की डायरेक्शन में है, उसी वेक्टर की डायरेक्शन में छोटा सा हमने उसका एक पार्ट ले लिया। बात समझ में आ गई उसकी। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आने वाला है, 1 चेक कर लेना। क्लियर है। तो यूनिट वेक्टर निकालना आ गया। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देख लो, कह रहे हैं फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, इसी की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 8 यूनिट, जिसका मैंने कलर कर दिया ना, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 8 यूनिट होगा। मतलब हमें एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। अभी हमने बताया था एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 था, और यहां हमने सीखा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, यानी अगर हम किसी नंबर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही गुना हो जाता है। चीजें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्या समझ रहे हो। तो अब सबसे पहला काम, अगर ये एक ए वेक्टर है 5i कैप - j कैप + 2k कैप, तो सबसे पहला काम होगा हम इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये आया 25 + 1 + 2 का स्क्वायर कितना हो गया भैया, 4, प्लस आ गया जी 4। ठीक है जी, तो कितना हो गया जल्दी बताओ, ये हो गया हमारा √30, ये हो गया हमारा √30। क्लियर है। अच्छा, अब सबसे पहले निकाल लो ए कैप। ए कैप कैसे आएगी, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो 5i कैप - j कैप + 2k कैप, इसको क्या कर देंगे, √30 से डिवाइड, √30, और यहां पर भी आ गया हमारा √30। तो दिस इज ए कैप, दिस इज ए कैप। लेकिन हमें ए कैप नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। अभी इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड 8 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 8 से। तो अ वेक्टर जो कि इसी की डायरेक्शन में, ये अभी भी इसी डायरेक्शन में है, अभी इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो देयरफॉर हमें निकालना है 8a कैप, यानी पूरे वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 से, कि ताकि ये क्या बन जाए, जिसका मैग्नीट्यूड बन जाएगा 8। क्लियर, बहुत ही बढ़िया। 40i कैप अपॉन में √30, 8j कैप अपॉन में √30 और 16k कैप अपॉन में √30। क्लियर है। कॉन्सेप्ट शीशे की तरह साफ होना चाहिए। यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उतना रुक सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीट्यूड फलाना ढिमकाना होना चाहिए, यहाँ बोला 8 होना चाहिए, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। क्लियर है ना। आगे बढ़े,
चलो जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अब कोलिनियर प्रूव कैसे करते हैं ये भी समझ लो। कोलिनियर वेक्टर बताए थे ऐसे वाले, मतलब जो पैरेलल हो सकते हैं या एक के ऊपर एक ओवरलैप भी कर सकते हैं। तो हाउ टू प्रूव, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो, इफ, यहां मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, इफ ए एंड बी आर लेट्स से पैरेलल, और if A and B are parallel or collinear, then we can say that A vector is lambda B vector। अब ये फॉर्मूला याद कर लेना, A vector is equals to lambda B vector। अब इसका अर्थ क्या है, कई बच्चों को ये बातें समझ नहीं होती, लैम्डा तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये फॉर्मूला है, याद कर लो, अच्छी बात है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेंगे किसी एंट्रेंस के अंदर। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लेमडा बी वेक्टर की अगर बात की जाए तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बोथ वेक्टर, यहां लिख देता हूं मीन्स डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बोथ वेक्टर्स आर इक्वल, या तो इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। आओ दिखाता हूं ये प्रोपोर्शनल मतलब होता क्या है। देखो यहां पर आपको ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक बी वेक्टर दिया हुआ है आपको माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। ठीक है जी, अब ध्यान देखना, ये आ गए इनके डायरेक्शन रेशियोज यानी स्केलर कंपोनेंट। तो अगर हम बात करें इस वेक्टर का जो a1 है वो 2 आ गया, b1 है वो -3 आ गया, और c1 है वो 4 आ गया, और इस वेक्टर का जो a2 है वो कितना आ गया -4, b2 है वो आ गया 6, और c2 है ये आ गया -8। अब मैं क्वेश्चन के जरिए आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो अब आपको देखना है a1/a2। क्या देखना है, a1/a2। a1/a2 क्या है, 2/-4 यानी -1/2। ठीक है जी, इक्वल या प्रोपोर्शनल। अभी देखो ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना, लेकिन क्या ये प्रोपोर्शनल है, देखते हैं। -3/6 ये भी आ गया -1/2। अभी तक तो इनका रेशियो सेम आ रहा है, प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो सेम। तो 4/-8 देखोगे तो अब भी ये क्या आ गया -1/2। तो यहां पर देखेंगे सिंस a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, देयरफॉर a वेक्टर जो होगा वो एंड b वेक्टर जो होगा आर कोलिनियर। अगर ये पैरेलल बोलता तो पैरेलल भी होते, एक ही बात है, आर कोलिनियर। तो पैरेलल और कोलिनियर की कंडीशन सेम है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और इसको देख के तो हमें 10th क्लास की याद भी आई होगी, तब भी हमने इसको पैरेलल लाइंस ही कहा था। क्लियर है, बात समझ में आ गई। पैरेलल नहीं बोला था, कोई वो बोला था ना को इनिशियल, कोई आप को इनिशियल बोल लो या कोलिनियर बोल लो, बात तो एक ही होती है ना। ये 3D स्पेस है, ये 2D नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो बहुत ही सिंपल सा है, इस फॉर्मूले को आपने याद कर लेना है कि अगर यानी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर कह लो, या उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे यानी स्केलर कंपोनेंट जो होंगे वो दोनों इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे। यहाँ इक्वल नहीं थे बट इनका रेशियो निकाल के देखा तो वो सेम आ गए। क्लियर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत काम आने वाला है 3D के अंदर। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, तो हाउ टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड किया जाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, ए टू बी वेक्टर। सबसे पहले तो आपको ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। अब ए बी वेक्टर निकालने के लिए -1 आई कैप आ गया, प्लस -2 जे कैप आ गया, और यहाँ आ गया 1 प्लस 3k कैप। फॉर्मूला दिया था ना मैंने आपको, क्या था फॉर्मूला बेटा हमारा, x2 x1 i कैप, y2 y1 j कैप, z2 z1 k कैप, ऐसी था फॉर्मूला। चलो तो हमारा ए बी वेक्टर क्या आ गया, -2 i कैप
-4j कैप एंड 4k कैप। तो दिस इज ए बी वेक्टर। तो देखो आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइन यानी अल्फा बीटा गामा। कैसे निकालते हैं आप? एल यानी कॉस अल्फा कैसे निकालोगे? तो आप क्या करोगे, A1 वेक्टर मतलब जो A1 होगा, दिस इज A1 अपॉन में A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर और C1 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड। आपको M निकालना है यानी कॉस बीटा, वो आ गया B1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। और आपने N निकालना है यानी कॉस गामा, तो वो आ गया C1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। L M N निकालने तो कुछ भी नहीं करना आपको, ध्यान देखना। सबसे पहले तो आप क्या करो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। सबसे पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। आ जाओ जी। तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ जी? 4, 16 एंड 16, तो ये आ गया √36 यानी 6 यूनिट्स आ गया। 32 + 4 36, 36 का रूट 6 होता है। ठीक है जी। अब आपको निकालना है एल यानी कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कैसे आएगा? -2/6 यानी -1/3। देयरफॉर यू कैन से दैट अल्फा की वैल्यू आपको निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस, यानी वो आ चुका है। आपको इसके आगे सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आ गया है डायरेक्शन कोसाइंस, एल आ गया। एल यानी कॉस अल्फा आ चुका है। अगर हम बात करें एम की तो वो है कॉस बीटा, और कॉस बीटा कैसे आएगा? -4/6 यानी -2/3। और एन की बात करेंगे तो ये आ गया कॉस गामा, वो आ गया 4/6 यानी 2/3। तो ये आ गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है जी। डायरेक्शन रेशियोज तो यही है। अगर हम यहाँ बात करें, मैंने आपको बता दिया है वैसे कि अगर हम इसके डायरेक्शन रेशियोज की बात करेंगे वो तो यही आ गया, -2, -4 और 4, यह आ गया डायरेक्शन रेशियो। अगर हमें डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन पे जाना है तो कुछ नहीं करना, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है जी, ओके। यानी आप ये भी कह सकते हो कि जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं वो ए कैप के यानी इसी के कैप के क्या होंगे फटाफट बता दो, डायरेक्शन रेशियोज ही होंगे। ठीक है ना। यानी अभी हमने यूनिट वेक्टर निकालना कैसे सीखा था, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। यानी जो ये चीज आ रही है ये है क्या? ये है डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। बात समझ में आ गई? तो समझने वाली बात है, बस समझते रहो और कुछ भी नहीं है। क्लियर है इतना? अब डायरेक्शन कोसाइन को लेकर एक क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट द वेक्टर दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है मेकिंग सेम एंगल, मेकिंग इक्वल एंगल, सेम एंगल बना रहे हैं। तो वो कैसे बताना पड़ेगा? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ए वेक्टर दे रखा है आपको, आई कैप, जे कैप और के कैप। ये 2 मार्क्स में आने वाला परफेक्ट क्वेश्चन है। आप सबसे पहले तो क्या करो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। वो आ गया 1 + 1 + 1, ये आ गया √3। फिर आप निकाल लो एल यानी कॉस अल्फा, वो आ गया 1/√3। फिर आप निकाल लो एम यानी कॉस बीटा, वो भी आ गया 1/√3। फिर आप निकाल लो एन यानी कॉस गामा, वो भी आ गया 1/√3। अब आपने ये प्रूफ कर दिया कि जो एल है, एम है, वो एन है, वो बराबर है। तो देयरफॉर दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। आपको बताना है कि ये जो आप वेक्टर बता रहे हो, यानी ये अल्फा एंगल, बीटा एंगल और गामा एंगल जो होगा वो सेम होगा। वो आपने प्रूफ कर दिया कि ये और ये क्या आएगा आपका, इक्वल आएगा। यही आपको प्रूफ करना था। समझने वाली बात थी कि इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है मेकिंग सेम एंगल, और एंगल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन। क्लियर है? आगे बढ़े, चले आगे। चलो फिर आते हैं सेक्शन फॉर्मूला। एक सेक्शन फॉर्मूला और एक मिड पॉइंट फॉर्मूला देख लेते हैं। इतना तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। अब आर एक पोजीशन वेक्टर निकालना है। ये आर का पोजीशन वेक्टर, जिसको आप स्मॉल आर भी कह सकते हो,
OR भी कह सकते हो, ऑफ द पॉइंट P। P के पॉइंट आपको गिवन है, क्या है भैया ध्यान से देख लो, I कैप टू J कैप माइनस K कैप, ये OP वेक्टर आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर आ गया हमारा OQ वेक्टर, वो कितना है हमारा, ये रहा माइनस I प्लस J प्लस K, ठीक है जी। और रेशियो दे रखा है 2:1 इंटरनली। अब आपको पता है ना इंटरनली और एक्सटर्नली का गेम, हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। इंटरनली में प्लस आता है फॉर्मूले में, माइनस आता है एक्सटर्नली में। अब फॉर्मूला है क्या, ध्यान से देख लो, OR वेक्टर कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 2 इंटू OQ वेक्टर प्लस 1 इंटू OP वेक्टर अपॉन में 2 प्लस 1, ठीक है जी, इतना सिंपल है। तो 2 इंटू माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप प्लस 1 इंटू I कैप टू J कैप माइनस K कैप अपॉन में 3। तो सॉल्व कर लोगे ना इसको, तो ये आ गया हमारा OR वेक्टर। सॉल्व करें तो माइनस 2I और ये तो माइनस I हो गया, माइनस 2J प्लस 2J क्या हो गया 4J हो गया, 2K माइनस K ये सिर्फ K हो गया और डिवाइड बाय 3 हो गया। ये आ गया हमारा OR वेक्टर, यानी R का पोजीशन वेक्टर आपने निकाल लिया। और अगर इसी का ही आपको एक्सटर्नली वर्जन निकालना है, एक्सटर्नली के अंदर ये आ गया OP वेक्टर, ये आ गया हमारा OQ वेक्टर, और बाहर कहीं काट रहा होगा हमारा OR वेक्टर, और रेशियो अब भी क्या है 2:1। तो फिगर तो पेपर में बनानी ही नहीं है, पापी माना जाता है इसको, क्योंकि 3D है। आप कैसे बना पा रहे हो, बना सकते हो रफली, अपनी रेफरेंस के लिए बना लो, कोई दिक्कत होना है, लेकिन शो मत करना, मेरी एडवाइस यही है। तो ये आ गया OR वेक्टर। अब OR वेक्टर कैसे आएगा, सेम है 2 इंटू OQ वेक्टर माइनस आ जाएगा 1 इंटू OP वेक्टर अपॉन में 2 माइनस 1, ठीक है जी। बस जहाँ पर प्लस था वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस। सॉल्व कर लेंगे इसको, बहुत ही बढ़िया। तो दिस इज सेक्शन फॉर्मूला जो हमने पहले से याद करके रखा हुआ है। और अब आ गया हमारा एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये भी आपको पता है कि मान लेते हैं ये एक OP वेक्टर है। OP वेक्टर क्या होगा 2I कैप 3J कैप और 4K कैप, पोजीशन वेक्टर ऑफ P वेक्टर। फिर आ गया OQ वेक्टर, क्या हो गया 4I कैप J कैप माइनस 2K कैप। आपको निकालना है OR वेक्टर। अब ये क्या है, मिड पॉइंट है, ये क्या है मिड पॉइंट है, यानी रेशियो कह सकते हो 1:1 है। तो जो OR वेक्टर है वो क्या आ जाएगा OQ वेक्टर प्लस OP वेक्टर डिवाइड्स बाय 2। तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लो। तो ये आ गया 6I कैप 4J कैप और 2K कैप डिवाइड बाय 2। तो यानी OR वेक्टर हमारा आ गया 3I 2J और K वेक्टर। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये है हमारा बेटा मिड पॉइंट। क्या है, मिड पॉइंट। तो बहुत सारी चीज़ें सीख ली। वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर, कैसे निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, कुछ क्वेश्चंस। अब हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 2 कॉन्सेप्ट और सीखते हैं आज, ठीक है जी। वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। अब जो प्रोडक्ट है, यानी 2 वेक्टर की जो प्रोडक्ट है वो 2 प्रकार से निकाल सकते हो। एक होती है डॉट प्रोडक्ट, एक होती है क्रॉस प्रोडक्ट। ये हम सीखेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको मैं ये बताऊंगा। अभी हम देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कह लो, या इसको आप कहते हो डॉट प्रोडक्ट। पीछे बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन अभी हम जल्दी जल्दी जैसे आगे बताएं आपको कि फॉर एग्जांपल एक ए वेक्टर दिया हुआ है आपको 3I कैप 2J कैप माइनस 4K कैप, और एक बी वेक्टर दिया हुआ है आपको 2I कैप 6J कैप प्लस 5K कैप। तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालोगे? जैसे इसका नाम है स्केलर, यानी इसका आंसर वेक्टर की फॉर्म में नहीं आएगा, इसका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। कैसे आएगा? 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 प्लस माइनस 4 इंटू में 5। क्लियर है?
ये आ गया 6, ये आ गया 12 और ये आ गया -20। तो आंसर आ गया -2। क्लियर है जी। तो ये जो -2 है, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी। अब चाहे आप ए डॉट बी कर लो, अब चाहे आप बी डॉट ए कर लो, बात एक ही होती है, कोई अंतर नहीं है। क्लियर है। तो हाउ टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट समझ में आ गया। एक होती है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी एक तो हो गई ए डॉट बी और एक हो गई ए क्रॉस बी। ये हम सीखेंगे अगली क्लास में। क्लियर है। चलें आगे, इसके कुछ क्वेश्चन है और एक प्रोजेक्शन नाम का एक टॉपिक है, वो भी देख लेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स के बीच में आप एंगल कैसे फाइंड करोगे। तो मान लेते हैं एक ये वेक्टर है ए वेक्टर और एक ये वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है जी। तो इनकी दोनों की टेल हमने जोड़ दी, तो ये वेक्टर ना कोइनिशियल होने जरूरी है। अब इनके बीच में अगर आपको एंगल निकालना है थीटा, तो वो कैसे आता है। तो फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये डॉट है, ठीक है ना, ए वेक्टर डॉट डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आपको ये क्या मिल जाएगा, थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और वो दो वेक्टर्स कोइनिशियल होने चाहिए, ये ध्यान रखेंगे हम। क्लियर है। ओके, ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर आता है प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन कुछ भी नहीं है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई। प्रोजेक्शन वर्ड आता है आपका प्रोजेक्टर से। कह रहे हैं सपोज, देखो इसका मैं स्क्रीनशॉट इसलिए लाया हूँ क्योंकि इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ लोगे तो अच्छी बात है, लेकिन इसका 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, ये एक ही आध क्वेश्चन मिलेगा पूरी किताब में आपको। सपोज ए बी वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द गिवन डायरेक्शन है। ये एक डायरेक्शनल लाइन है, ये आपकी एक लाइन दे रखी है एल इन द एंटी क्लॉकवाइज मैनर, देन द प्रोजेक्शन ए बी वेक्टर ऑन एल इज पी वेक्टर। मान लो कि एक ऐसा एक वेक्टर है, वो ऊपर उठ गया, ठीक है जी, और इसने एक वेक्टर बनाया यहाँ पर ए बी वेक्टर, जिसका नाम आपने ए दे दिया। अब जो इसकी परछाई एल पर पड़ रही होगी, इस पी वेक्टर को आप क्या बोलोगे, इस पी वेक्टर को आप क्या बोलोगे, प्रोजेक्शन वेक्टर, यानी इसको बोलोगे आप प्रोजेक्शन। ठीक है जी। देन द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन एल इज वेक्टर पी विद द मैग्नीट्यूड ए, मतलब देखो ये तो छोड़ दो, आपको इसकी जरूरत नहीं है, एंड द डायरेक्शन ऑफ पी बीइंग द सेम और द अपोजिट ऑफ द लाइन एल। या तो वो सेम होगी या वो लाइन के अपोजिट भी हो सकती है। अभी हम अब थोड़ा सा आगे भी जाते तो भी देखने को मिलता, डिपेंडिंग ऑन वेदर cos थीटा इज पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो ना भैया, अब एंगल पॉजिटिव भी होते थे, ट्रिगो के अंदर नेगेटिव भी होते थे। अगर मूवमेंट ऐसे हो रही है तो पॉजिटिव होगा, अगर मूवमेंट ऐसे हो रही है एंगल की तो वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर तो जो भी दोनों फिगर्स हैं वो पॉजिटिव एंगल्स की हैं। तो अगर एंगल ऐसे उठ रहा है, एक्यूट एंगल है, देखो तो ये जो इसकी परछाई यहाँ पर जो पड़ रही है, ये जो वेक्टर है, ये जो मैंने डार्क कर दिया, ये है प्रोजेक्शन। ये क्या है, प्रोजेक्शन। और अगर एक वेक्टर इतना एक्यूट के यहाँ पर क्या आया था, एक्यूट, यहाँ पर क्या आ गया, अगर आपका ऑब्ट्यूज, यहाँ के यहाँ आ गया, ऑब्ट्यूज आ गया, थीटा आ गया, तो अब जो इसकी परछाई यहाँ पड़ रही है, ये तो ये वाला जो वेक्टर होगा हमारा प्रोजेक्शन हो जाएगा। अब प्रोजेक्शन ये तो समझ में आ गया कि भैया फिगर में क्या है, पेपर में तो फिगर बनानी नहीं। अब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बात समझ में आ गई। एक्चुअल मैंने इसी फॉर्मूले से इसको डिराइव किया है, लेकिन अब फिर वही कहूँगा, अगर हम डेरिवेशन पर आएंगे तो वो समय निकलता चला जाएगा। ठीक है जी। तो अभी फिलहाल हम फॉर्मूला फोकस करते हैं, तैयारी करनी है हम लोगों को 1 महीने के अंदर। तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी। मैं फिर भी बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, सीधा फॉर्मूला फोकस नहीं हूँ, कॉन्सेप्ट फोकस्ड हूँ। ठीक है जी। चलो, अगर हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना हो तो निकाल लेंगे। ए वेक्टर दिया हुआ है आई -2j + 3k और बी वेक्टर दिया हुआ है 3i -2j + k। तो आपको निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लो, क्या आएगा बेटा, 3
प्लस 4 प्लस 3, तो आंसर आ गया 10। फिर आप निकाल लो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये भी आ गया होगा 1 प्लस 4 प्लस 9, मैग्नीट्यूड निकालना आ गया ना अब आप लोगों को, तो ये आ गया √14 यूनिट्स। ठीक है जी। और फिर आप निकाल लो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वो कितना आ गया बेटा 9 प्लस 4 प्लस 1, तो वो भी कितना आ गया √14 यूनिट्स। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, कॉस थीटा का फॉर्मूला डाल देना है। अभी बताया था a डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, वो आया था हमारा 10 और ये आया हमारा √14 इंटू में √14, तो 10/14 आंसर इज 5/7। तो देयरफॉर कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 5/7। हमें तो एंगल निकालना है, तो वो आ जाएगा कॉस इनवर्स 5/7। इतना तो पता होगा ना, कॉस में जाके कॉस इनवर्स बन जाता है। गॉट इट। फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ वाला गेम चल रहा है अभी तो। क्लियर है। प्रोजेक्शन निकालनी है। ए वेक्टर गिवन है आपको a3j प्लस 7k, किस पर निकालनी है, बी वेक्टर पर निकालनी है। इस वेक्टर की परछाई इस पे कितनी पड़ रही होगी, अभी दिखाया था ना, थी तो परछाई ही। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होगा बेटा, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ए डॉट बी अगर हम करोगे तो 1 इंटू में 7, 3 इंटू में -1 और 7 इंटू में 8 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी का मैग्नीट्यूड है 49 प्लस 1 प्लस 64। क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है किसको, डॉट प्रोडक्ट को। तो कितना आया 7 -3 प्लस 56 अपॉन में, सॉल्व कर लोगे इसको 50, यह आ गया 114, जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो 60 अपॉन में √114। तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो ये फॉर्मूला याद करना है आपको बस। ठीक है जी, क्लियर है। आगे बढ़े। अभी छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चन है, इसको हम ढंग से देख लेते हैं। कह रहे ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू 8 है और मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं डॉट प्रोडक्ट पर। यहाँ पर समझ लेना बेटा जल्दी जल्दी ना, कि ये तो समझ लेंगे। अब अगर हम बात करते हैं आई डॉट आई की, वो हमेशा 1 होता है, जे डॉट जे हमेशा 1 होता है, के डॉट के हमेशा 1 होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर होता है। इसका भी प्रूफ है, फिर वही हर प्रूफ में जाना नहीं है। ए डॉट ए जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होगा। ए डॉट ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होगा। तो आई डॉट आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई, और आई तो कैप है, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। इन बातों को ध्यान रख लेंगे। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कंक्लूजन है, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0। ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0। ध्यान से देख लो, अगर ये cos 90 हो जाता है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये वहाँ के क्या हो जाएगा नष्ट, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा 0। ओरल डेरिवेशन है, लेकिन अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो यानी अगर हम बात करें तो जो ए डॉट जे होगा वो क्या होगा, वो भी तो 0 हो गया। क्यों हो गया 0, क्योंकि सारे एक्सिस आपस में तो क्या है, सारे एक्सिस आपस में क्या है परपेंडिकुलर। तो जो हमारा आई डॉट जे है वो क्या हो गया 0, जे डॉट के है वो क्या हो गया 0, के डॉट आई है वो भी क्या हो गया 0। तो ये 3 कंक्लूजन याद कर लेना। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है। किसी भी दो सेम वेक्टर की जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं वो उसके मैग्नीट्यूड का
स्क्वायर होता है, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई क्या होता है 0। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो भी यही है। अब जैसे ए वेक्टर इनटू में ए वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो गया। ए वेक्टर इनटू में बी वेक्टर करेंगे, ए वेक्टर इनटू में बी तो माइनस आएगा ना, ए वेक्टर इनटू में बी वेक्टर करेंगे प्लस बी वेक्टर इनटू में ए वेक्टर करेंगे माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए। तो ये तो कैंसिल हो गया, ए डॉट बी और बी डॉट ए मैंने बताया था एक ही बात होती है। तो यहाँ पर आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब ये क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है, ये बात गिवन है ना आपको कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो 8 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। यहाँ रिप्लेस कर दो, यार गलत हो रहा है ना, ठीक है जी। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर और यहाँ आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, 8 आ गया। 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 8। तो यहाँ पर क्या आ गया जल्दी देखो, 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर हो गया 8 अपॉन में 64। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया हमारा अंडर रूट 8 अपॉन में 64, 64 नहीं 63, ठीक है जी। ये आया मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 8 टाइम्स ऑफ 8 अपॉन में 63। देखो इंपॉर्टेंट बात ये है ही नहीं, इंपॉर्टेंट बात ये है ए इंटू ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, बी इंटू बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ए की वैल्यू मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दी और सॉल्व कर दिया, सिंपल है। इससे देखो ये क्वेश्चन लाने का तात्पर्य यही था कि ये छोटी छोटी बातें आपको मैं बता पाऊँ। जो पीछे बताई ना बड़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, एक नोट्स बना लेना इसके सारे, ठीक है जी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो एक बात तो आपको गिवन ही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है। उनके बीच में एंगल यानी जो थीटा है वो 60 डिग्री है और ए डॉट बी आपको दे रखा है 1/2। तो लगाओ ना कॉस थीटा का फॉर्मूला, क्यों घबरा रहे हो। ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आया कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ये आ गया ए डॉट बी की वैल्यू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए और यहाँ पर भी मैं क्या लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्लियर है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होती है, ये भी हाफ है और ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, कैंसिल हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आ गया 1, तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी कितना होगा 1 होगा, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 है तो बी भी 1 होगा क्योंकि दोनों क्या थे बेटा सेम। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, अब बस अब कंक्लूजन लगाना है, सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आओ देखो फटाफट। फिर वही आ गया एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर और एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर आपको दे रखा है 12 और ए कौन सा वेक्टर है यूनिट वेक्टर। तो यानी ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, ये बात आपको गिवन है। तो वही वाला फॉर्मूला आ गया, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये भी लगा सकते हो वरना ऐसे भी आप कर सकते हो। क्लियर है, ये आ गया हमारा 12 मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये कितना आया बेटा 1 अभी बताया था। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर कितना आ गया 13, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स आ गया हमारा अंडर रूट 13 यूनिट्स। तो क्वेश्चन अच्छा है भैया, आए हुए हैं पास्ट ईयर्स में तभी मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर। क्लियर है, फिर यहाँ पर ये देख लो, मैं आपको इसका कंक्लूजन दे देता हूँ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। कह रहे ए बी सी आर सच दैट ए प्लस लेमडा बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी के। अब मुझे बताओ जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती थी 0। तो समझना कि सिंस ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी विच इम्प्लाइज ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट सी के साथ कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 0। तो देखो
तो देखो वही कर रहे हैं हम, तो देयरफॉर ए वेक्टर कितना है हमारा 2i 2j 3k प्लस लेमडा बी कितना है -i 2j प्लस के, ये आ गया a प्लस लेमडा बी डॉट c कितना है बेटा हमारा 3i प्लस जे इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लो, ये आया 2 माइनस लेमडा आई कैप 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप 3 प्लस लेमडा के कैप। मैंने क्या किया समझ में आया ना आप लोगों को? मैंने क्या किया 2 माइनस लेमडा आई कैप कॉमन ले लिया ना, 2 प्लस 2 लेमडा जे कैप 3 प्लस लेमडा के कैप, ये आ गया। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करनी है, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 2 माइनस लेमडा को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 प्लस 2 लेमडा को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वहाँ पे के तो है ही नहीं, तो 3 लेमडा को 0 से करना पड़ेगा, आंसर है 0। ये आया 6 माइनस 3 लेमडा 2 प्लस 2 लेमडा इक्वल्स टू 0। दिस इज 8 माइनस लेमडा इक्वल 0, तो देयरफॉर लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो आप इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ सीख लिया। अगर आप ध्यान से देखो, ये देख रहे हो फ्लैशबैक, ओए होए 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 होए, तोबा तोबा तोबा, क्या क्या सिखा दिया आज मैंने तुमको। तो पहले डेफिनेशन से बात शुरू हुई, फिर पोजीशन वेक्टर रिवाइज कर लेना, वो आ गया ना अड्डा, ठीक है जी। उसके बाद डायरेक्शन एंगल्स और उसके कोसाइंस, ओके। फिर मैंने डायरेक्शन कोसाइन निकालते कैसे भी बताया था। टाइप्स ऑफ वेक्टर सारे के सारे, यूनिट वेक्टर धमाकेदार जिसके पास टोपी है वो यूनिट वेक्टर है। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर मैंने आपको प्रॉपर तरीके से निकालना सिखाया, x2 माइनस x1 y आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप। आई होप समझ में आ गया होगा। वेक्टर एंड स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट को हम डायरेक्शन रेशियोज भी कहते हैं और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर आता है एडिशन, दो वेक्टर की एडिशन ट्रायंगल लॉ के जरिए, ये भी समझाया। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, दो वेक्टर को डायरेक्ट ऐड किया जा सकता है। एक वेक्टर को उस किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही गुना हो जाएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये लेकर आए थे। फिर यूनिट वेक्टर कैसे निकालना, उसको उसी से मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। और किसी का मैग्नीट्यूड एक आपको चाहिए कि 8 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो पहले यूनिट निकालो, फिर उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। कोलिनियर प्रूफ करने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल या इक्वल। बहुत ही बढ़िया। फिर यहाँ से मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने सिखाए, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। इक्वल इंक्लाइन हो गया, ये आ गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ये आ गया हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। फिर आ गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अगली क्लास में देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, आज देख रहे हैं हम डॉट प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं, इनको याद रखना। एंगल का फॉर्मूला तो हमारा ये होता ही है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट तो हमने निकालनी सीख ही ली। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। ये सारे कंक्लूजन्स याद रखने हैं आपको, इनके कारण भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है जी। फिर आता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में जो एंगल होगा, यानी उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो 0 होगी, इसका ध्यान रखेंगे। फिर प्रोजेक्शन बताया, प्रोजेक्शन निकालना सिखाया। फिर ये भी रहा प्रोजेक्शन। फिर 2-4 मैंने आपको छोटे छोटे से क्वेश्चन करा दिए। बात समझ में आ गई? ये वाला क्वेश्चन बढ़िया था, क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड कि अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। क्लियर है बेटा आज की क्लास? तो इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करके आपने अपनी एनसीईआरटी को क्रैक करना है। जितना कंटेंट मैंने आपको पढ़ा दिया उसको पढ़ना है। अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और 2 छोटे टॉपिक्स के साथ। फिर अगली क्लास में हमारा वेक्टर खल्लास फिनिश। ठीक है जी, ओके बेटा। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।